नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है। साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लत टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। और ये पंक्तियां मैं 50वीं दफा बोल रहा हूं। जी, ये नेता नगरी का 50वां एपिसोड है। आप सब लोगों का सपोर्ट रहा, समर्थन रहा, इसलिए हमने हाफ सेंचुरी बना ली है। अभी नॉट आउट हैं। आगे देखते हैं कि क्या क्या होगा। इनिंग बिल्ड होने के लिए 2 खिलाड़ियों की जरूरत होती है और नेता नगरी में मेरे साथ दूसरे खिलाड़ी हैं अनुभवी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने सर की चांदी को अक्षुण्ण रखा है, और जोश को भी। राजदीप सरदेसाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। अरे वाह, देखिए एक जमाने में हुआ करता था गोल्डन जुबली पिक्चर हुआ करती थी। शोले तो ज्यादा चली, लेकिन गोल्डन जुबली आजकल पिक्चर भी नहीं चलते हैं। एक हफ्ते में के बाद पिक्चर निकल जाती है। आप 50 हफ्ते तक हम चल गए। एक बार सुनील गावस्कर ने कहा, जब मैं 50 नॉट आउट हो जाता हूँ, 100 तर करायचंच है। 100 इन मराठी मीन 100, 100 करना ही है। मुंबई के मैदानों पे सबसे बड़ा वर्ड था 100। तो एक बार 50 हो जाए, 100 तक तो चलना ही है, उसके बाद देखेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं, शुरू करते हैं नेता नगरी। और उससे पहले आप सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कृतज्ञता, पूरी विनम्रता के साथ आपने नेता नगरी को जो प्यार दिया, सम्मान दिया, आलोचनाएं दी, उन सब के लिए शुक्रिया। नेता नगरी में सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी, देश की नई शिक्षा नीति। नरेंद्र मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति का कैबिनेट से मंजूरी के बाद ड्राफ्ट देश के सामने रखा, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दूसरी सुर्खी है राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी हुई। वहां पर मंदिर का निर्माण होना है। 5 अगस्त को बड़ा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कई पार्टियों ने, नेताओं ने कभी ट्वीट, कभी टीवी डिबेट के जरिए प्रधानमंत्री के जाने पर सवाल उठाया। कई लोगों ने कहा कि कोविड की सिचुएशन में जाना जरूरी है क्या। तीसरी सुर्खी राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी है। मुख्यमंत्री को फाइनली राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, स्पीकर को भी, कि 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। मुख्यमंत्री अपने हिस्से के विधायकों को लेकर जयपुर से जैसलमेर चले गए हैं। सचिन पायलट डटे हुए हैं। उधर बसपा के विधायकों की विप को लेकर भी मामला जोरों पर है। इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले पहली खबर पर बात करेंगे, नई शिक्षा नीति। राजदीप जी, देखिए, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1947 के बाद जी, तीसरी हुई है। और ये मुझे लगता है 36 सालों के बाद हुई है। अपने आप में ये दर्शाता है कि हमने शिक्षा को कितनी प्राथमिकता दी है। 70 साल में केवल 3 बार हमें मौका मिला है एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। और मैंने पॉलिसी पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि कस्तूरी रंगन जो उस पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन है, उनका मुझे इंटरव्यू करना था। और मैं ये कहूं, मुझे लगता है ये बहुत ही दूरदृष्टि की एक पॉलिसी है। देख रही है कि दुनिया जो है वो बदल रही है, और अगर हमें इस बदलते दुनिया के साथ चलना है तो हमें हमारी शिक्षा नीति बदलनी है। क्वालिटी पर एम्फेसिस देनी है। हमें क्वालिटी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। अब सवाल ये है सौरभ भाई कि क्या वाकई हमारे जो ये सपने हैं, ये एक ड्रीम डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट है। हमारे देश में सपनों में और जो हकीकत है उसमें हमेशा फर्क होता है। तो इंटेंट बहुत अच्छा है, कि इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल है। क्या वाकई 1.7% जीडीपी से हम 6 जीडीपी पर जा पाएंगे? इतनी फंडिंग आएगी वाकई? हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, टीचर ट्रेनिंग, क्या वाकई हम ये जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसमें टीचर ट्रेनिंग लगेगी बहुत? फिर वो प्राइमरी एजुकेशन, इस पर जोर भी बहुत है। आपने वो ड्राफ्ट पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। टीचर्स को अलग अलग लेवल पे ट्रेन किए जाने पर बड़ा जोर है। देखिए, लेकिन ये सब तभी हो सकता है सौरभ भाई, जब वाकई आप फंड कर पाए। आज कई टीचर्स मुझे कहते हैं, खास करके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता है, उनको सिक्योरिटी पे नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स तो है ही, अगर मैं कोई अच्छा टीचर हूं, तुरंत प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुझे पिकअप कर लेता है।
डीयू से कितने अब नए अच्छे प्रोफेसर जो हैं वो अशोका चले जा रहे हैं, अशोका, जिंदल और शिव नाडर में चले गए। ठीक कह रहे हैं तो आप। ये मेरा ये कहना है कि ये सब विजन डॉक्यूमेंट अच्छा है, लेकिन इसे ट्रांसलेट करना इनटू एक्चुअल एक्शन। और एक मुद्दा जो है इक्वालिटी का, एक समानता का, कि क्या वाकई हर व्यक्ति को उस तरह की शिक्षा मिल पाएगी, इस पर मुझे लगता है अभी भी पूरी तरह से मैं इस पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं देखता जिससे मुझे आश्वस्त हो जाऊं कि अगला जनरेशन जो है उसे वाकई इक्वल अपॉर्चुनिटी की एजुकेशन मिलेगी। हालांकि इस पर भी जिक्र किया गया है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। चलिए मैं अपने हिस्से की बात भी बता देता हूं ताकि बात आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी सरकार जो के कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर नई शिक्षा नीति लेकर आई है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत अच्छी कब तक रहेगी? तब रहेगी जैसा राजदीप ने कहा कि ऑन पेपर पॉलिसी इज वेरी गुड, अब इसको इम्प्लीमेंट करने में जो भी चुनौतियां हैं उनसे पार पाया जाए। अभी स्कूलों की, कॉलेजेस की जो स्थिति है, कैसे एफिलिएशन मिलता है, आप यूपी बिहार के कॉलेजेस जाकर देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस कैसे ठेके पर बल्क में नकल होती है, स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती का क्या हाल है। और उसके लिए हम दूर क्यों जाएं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय चले जाइए, शिक्षकों की कितनी अप्रूव्ड पोस्ट हैं और कितनों पे एडहॉक, कितनों पे गेस्ट टीचर, ये सब चल रहा है। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक जो पॉलिसी बहुत अच्छी बनी है, विजन बहुत अच्छा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज जो है कि शिक्षा सिर्फ केंद्र का विषय नहीं है, राज्यों का भी विषय है। तो केंद्र को चाहिए कि राज्यों को साथ लेकर आए और उन्हें प्रेरित करे कि यदि आप शिक्षा पर अपना खर्च बढ़ाएंगे तो केंद्र भी आपको ज्यादा मदद देगा। मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में इंसेंटिवाइज करना बड़ा जरूरी है। और राज्यों को भी ये लगे कि शिक्षा में निवेश राजनीतिक रूप से भी फायदेमंद है, क्योंकि शिक्षा में जो निवेश है उसके नतीजे दीर्घ काल में आते हैं। आपने अनाउंस किया कि हम 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, वो यूनिवर्सिटीज 15 साल 20 साल में स्टैब्लिश होती है। नालंदा विश्वविद्यालय कब से बन रहा है, लाल पीताशाही का शिकार हो रहा है, किसी कैंपस में चल रहा है, कभी ये खबर कभी वो खबर। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, वहां पर आप इंश्योर कर सकते हैं कि अच्छी पढ़ाई दें और कम फीस में पढ़ाई दें ताकि गरीब विद्यार्थी पढ़ सकें, वो टैलेंट को अट्रैक्ट करने वाले बने। अच्छे से अच्छे प्रोफेसर ये कहें कि नहीं भाई हम थोड़ा कम पैसे में पढ़ा लेंगे, लेकिन वी विल बिल्ड दिस इंस्टीट्यूशन। ये एक स्पिरिट बहुत जरूरी है। और एक चीज जो विपक्ष ने सवाल उठाया, मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार उसको एड्रेस करेगी कि जब भी संसद का सत्र बुलाया जाए तब इस नई शिक्षा नीति पर बहस होनी चाहिए। भाई पूरे देश के लिए आप एक पॉलिसी बना रहे हो, 1986 के बाद अब हो रही सराहनीय कार्य है कि 2014 से आप कर रहे थे, आप लेकर आए, लेकिन डेमोक्रेसी में डिबेट और जो आपके विपक्षी मत है उनको शामिल करना बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है। देखिए डिबेट तो होगा और डिबेट से कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एंड ऑफ द डे सरकार के पास बहुमत है, ये पॉलिसी तो निकल आएगी पार्लियामेंट से। मेरा दूसरा जो आपने एक पॉइंट निकाली कि देखिए शिक्षा जो है वो राज्य का सब्जेक्ट होता है, और कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए इतने सालों से, जहां प्राइवेट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर होनी चाहिए। 21वीं सदी में आपको प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा शिक्षा जैसे क्षेत्र में आने के लिए, केवल सरकार पर नहीं छोड़ सकते। लेकिन सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो पार्टनरशिप है वो कुछ राज्यों में मुझे दिखाई देती है, लेकिन अन्य राज्यों में खास करके यूपी बिहार, आप देखिए वहां शिक्षा की क्या स्थिति है। और न केवल हायर एजुकेशन टीचर कितने होते हैं प्राइमरी स्कूल्स में। मैं गया था पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ सालों पहले चुनाव के टाइम पे, और वहां स्कूलों में मैंने हाल देखे थे कि किस तरह से वहां शिक्षक ही नहीं आते हैं। अब मेरा ये कहना, ये जो गैप है, कुछ राज्यों बहुत आगे जा रहे हैं या शायद इस पॉलिसी का फायदा उठाकर और भी आगे जाएंगे, और कुछ पीछे जा रहे हैं। ये गैप कैसे कम होगा, ये केवल आप नरेंद्र मोदी सरकार पर नहीं छोड़ सकते या एजुकेशन। इसलिए मैंने कहा कि राज्यों को भी इसमें एक मिशनरी मोड में चलना होगा। अब तो नया मंत्रालय का नाम भी आ गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। एचआरडी नहीं, ये जो आरएसएस चाहती थी, आरएसएस कह रही थी एचआरडी नहीं चाहिए, एजुकेशन। ठीक है, नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता, आपको वाकई जो है शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लोगों को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, अच्छे प्राध्यापक लाने पड़ेंगे। और कुछ चीजें जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है कि इंटर्नशिप होगा, कि आप 8वीं कक्षा या 9वीं कक्षा में भी आप 15 दिन के लिए कहीं इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब ये कुछ स्कूल्स कर सकती है, कुछ स्कूल्स के पास ये साधन ही नहीं है।
अगर आपके पास साधन नहीं है तो कैसे आप ये वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब इसमें बेसिकली आप अभी कह रहे हैं राजदीप जी, इसमें विद्यालयों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, कॉर्पोरेट्स को भी, कि वो विद्यालयों को एडॉप्ट करें। मतलब जो बार बार एक बात आती है कि विश्वविद्यालय भी अपने इर्द गिर्द इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को बढ़ाएं, और जो जीडीपी का इंटेंट है कि हम 6% से ऊपर ले जाएंगे, अभी देश को ये देखना है कि अगले 10 साल में इस नीति पर अमल हो, ताकि ये जैसी कागज में दिख रही वैसी जमीन पर दिखे। और उसमें जो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि एक ईमानदार, ब्रूटली ऑनेस्ट असेसमेंट हो कि दिक्कत कहाँ है, फिक्स क्या किया जाना है। सौरभ भाई, 1968 में कोठारी कमीशन बनी थी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। उन्होंने भी कहा था कि 6% इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में होना चाहिए। कहा तब भी था, कुछ हुआ नहीं। अब हम 2020 में हैं। सवाल यह है कि आप इन्वेस्टमेंट वाकई कितना कर पाओगे। केवल पॉलिसी से नहीं चलेगा। इस देश में पॉलिसियां बहुत अच्छी बनी है। नहीं राजदीप जी, पॉलिसी के अलावा रेगुलेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज कुकुर मुत्तों की तरह खुल रहे हैं। कैसे भर्तियां होती हैं, कैसे डिग्रियां मिलती हैं, और इतनी कहीं कहीं तो इतनी अनाप शनाप फीस है उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। कोर्स खोल लिए, पैसा ले लिया, वो रेगुलेशन बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल। और किस तरह का कोर्स है, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाते हैं, आप कोई कोर्स, नया कोर्स शुरू करते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में कुछ अच्छी चीज है, जैसे अंडर ग्रेजुएट के लिए मैं फर्स्ट ईयर के बाद अगर मैं साइंस में हूं, अगले साल मैं कुछ आर्ट्स में कुछ कर सकता हूं या कॉमर्स में कर सकता हूं। इंटरडिसिप्लिनरी एंड क्रेडिट, मल्टीडिसिप्लिनरी जिसे कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी एग्जिट, मैं एग्जिट इन, ऑप्ट आउट, ये जो चीजें हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी है इस सिस्टम में कि केवल आपको बीकॉम डिग्री, बीएससी डिग्री, बीए डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक 4 साल में कुछ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरह आगे बढ़ सकते हैं। ये सब अच्छा है। लेकिन आप जानते हैं डीयू की हालत देखिए तो छोटे यूनिवर्सिटी की सोचिए, या किसी कॉलेज जो छोटे शहर में है उसका क्या। मेरा ये कहना है कि ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, इस देश में आपको नहीं देखिए, ये टॉप डाउन पॉलिसी तो आप ऊपर के लेवल पर ही बनाते हैं, सरकार एक अच्छी शिक्षा नीति लाई है, लेकिन हाँ अब उसको इम्प्लीमेंटेशन, और आप रास्ता दिखा सकते हैं कि जितने भी केंद्रीय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो। मेरे पास अभी एक अध्यापक का मेल आया राजदीप जी, वो म्यूजिक के टीचर हैं। बोले साहब, म्यूजिक में ना हमेशा जूनियर टीचर भर्ती किए जाते हैं ताकि सैलरी कम देनी पड़े, 1 से 5 तक, 6वीं से 12वीं तक आपको पढ़ाना है, जाके पढ़ा लो, लेकिन कभी वो ग्रेड नहीं दिया जाता। अब ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने आपसे जिक्र किया, कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी एडॉकिज्म के बेस पे चल रही है। उनके पास बिल्डिंगें नहीं है, यहाँ से वहां से, गुजरात में बिल्डिंग बनी या धर्मशाला में बनी, वहां किस तरह की दिक्कतें आई। तो केंद्र सरकार रास्ता दिखा सकती है कि देखिए ये हमारी पॉलिसी है, और हम इस तरह से जो सीधे हमारे प्रभाव क्षेत्र में संस्थान है वहां पर ऐसे लागू कर रहे हैं। नहीं, दूसरी बात इससे जुड़े सप्लाई और डिमांड। डिमांड तो बहुत है, सप्लाई अभी भी कम है। अब केंद्रीय विद्यालयों की बात लीजिए, बड़े अच्छे हैं, कई केंद्रीय विद्यालय बहुत ही अच्छी तरह से चलते हैं, लेकिन कितने हैं? हर साल मुझे कई लोग आते हैं ऑफिस में, ऑफिस के बाहर, घर में, सर मेरे बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में रखना है, सिफारिश कर दीजिए। अब आप सिफारिश की बात कर रहे हैं राजदीप जी, बिहार में नीतीश कुमार कई केंद्रीय विद्यालयों को जमीन तक नहीं देते, कहते केंद्रीय विद्यालय में कौन सा गरीब का बच्चा पढ़ेगा। अरे आप भाई, कोई मध्य वर्ग का है या अमीर भी है तो अभिशाप नहीं है कि विद्यालय तो जितने ज्यादा खोल सको अच्छा है। नहीं, यही तो है ना। तो एक सप्लाई डिमांड का इशू है, ये हकीकत है। जैसे मैंने कहा, ये विजन डॉक्यूमेंट की तरह बहुत अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन इस देश की हकीकत है कि जमीन पर अभी भी बहुत इनइक्वालिटी है। बहुत फर्क होता है कि आप किस स्कूल में जाते हैं और किस स्कूल में आपको दाखिला मिलता है, और जो दौड़ होती है नर्सरी स्कूल तक। अब आंगनबाड़ी की बात है, यहाँ अच्छा है 5+3+3 का जो सिस्टम किया है, आप शुरुआत बहुत कम उम्र में करेंगे, लेकिन किस तरह का फैसिलिटी वहां होगा छोटे गांव में, क्या वाकई आप उनको फैसिलिटी दे पाएंगे? ये हकीकत है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपने आंगनबाड़ी का जिक्र किया, एक आईपीएस अफसर हैं यूपी के, यशवीर सिंह, अभी हमारे जिले में कप्तान बन के आए हैं, तो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था। तो उनकी जब बिटिया पढ़ाई के लिए तैयार हुई तो उन्होंने उसको आंगनबाड़ी में भेजा, जिस जिले में वो तैनात थे, गाजीपुर में। तो अगर या तो इस तरह का नियम हो जाए कि भाई सांसद, विधायक, डीएम, एसपी, इनके जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, आप देखिए फिर सरकारी स्कूल कैसे सुधरते हैं। अरे सर, तो ये उनका बढ़िया कदम रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वन ऑफ एग्जाम्पल ना रहे।
मतलब सिर्फ ऐसा न रहे कि वो आया मीडिया में चर्चा होगी, बिल्कुल सतत रहे ना, तो सबको चिंता हो जाएगी। आपने बड़ी एक अच्छी बात कही कि कॉर्पोरेट्स जो है हमारे देश में और इतने बिलियनर्स हो गए हैं, हर एक व्यक्ति को कहिए कम से कम आप 10 या 50 या 100 स्कूल्स अडॉप्ट कर लीजिए, उन्हें वो एक तरह से आपके CSR से जोड़ दीजिए। जब तक ये नहीं, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इस देश में बहुत जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य में। बिल्कुल। नेता नगरी का दूसरा विषय है राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है उससे जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को वहां पर जा रहे कार्यक्रम के लिए, और इन सब के बीच नेतागिरी भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया, सेकुलरिज्म बनाम इंडिविजुअल चॉइस, इन सब का मामला शुरू हो गया है। और इस पूरी बातचीत पर, इस खास विषय पर बात करने के लिए नेता नगरी में हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया टुडे से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव, जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन को भी कई दशकों से कवर कर रहे हैं। राहुल जी, क्या अब भी ये चुनावी मुद्दा है? सर, अब चुनाव, देखिए, राम के नाम की जो सिगड़ी है वो धीरे धीरे जलती हुई अलग मकाम पे पहुंच गई है। एक समय था जब इसने खूब आंच दी, इसमें खूब राजनीतिक हाथ तापे गए, और इसमें हाथ तापने की कोशिश सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं की, राजीव गांधी ने भी 1986 में दरवाजे खुलवाए, पूजा स्टार्ट करवाई, 1989 में शिलान्यास की परमिशन दी, और अपना जो कैंपेन था उस साल का वो उन्होंने अयोध्या से शुरू किया। तो रोटियां और हाथ तापने की कोशिश सबकी तरफ से हुई, लेकिन एक वक्फा आया जब मामला कोर्ट कचहरी और तमाम अटल बिहारी वाजपेयी की कोalition पॉलिटिक्स में फंसा, तो जनता इस बात से नाराज हो गई कि वो कहती थी कि आप वायदा करते हो मगर देते नहीं हो। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर की आंच में कमी आई। लेकिन अब की बार जो हो रहा है, देखिए, नरेंद्र मोदी उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं 5 अगस्त को। VHP मंदिर समिति और न्यास कह रहे हैं कि 3 से 3.25 साल का समय लगेगा। अगर मैं सिंपल गणित करूं तो गणित के हिसाब से ये जाएगा करीब 2023 का आखिरी साल का आखिरी महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर जनवरी फरवरी होता है तो 2024 का चुनाव सर पे होगा, घोषणा हो चुकी होगी और कैंपेन तेजी पे होगा। उस समय पे मंदिर बन के तैयार होता है तो अमूमन ये तो तय है कि अगर भूमि पूजन पे नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो इनॉग्रेशन पे भी जाएंगे। तो यानी मंदिर का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी के हाथों से फरवरी मार्च के महीने में चुनाव के ठीक सर पे होगा, तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा तो होगा ना। देखिए, राम मंदिर का वायदा पुराना हो गया था, मगर बन के खड़ा होने पे बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कहीं ना कहीं अंगीठी में आग जरूर तेज होगी। 370 जिस दिन एक साल पहले हटाया गया, उसी दिन पे इनॉग्रेशन का मतलब, भूमि पूजन का मतलब यही है कि राजनीति इस मुद्दे पे, हिंदुत्व के मुद्दे और संघ के पेट मुद्दों पे राजनीति अभी जिंदा है। राजदीप जी, मैं आपकी पहली टिप्पणी चाहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने जो ऐतराज जताया है प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने पर, क्या समस्या है इसमें? देखिए, कोई समस्या नहीं है, प्रधानमंत्री बिल्कुल जा सकते हैं। मुझे तो समस्या कोरोना से ज्यादा है कि वहां जब आप VVIP इतने एक जगह जाते हैं, अभी आपने देखा होगा अयोध्या में ही पिछले एक हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव केसेस दुगने हो गए हैं। वहां 14 जो सिक्योरिटी कर्मी है उनको भी कोरोना हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री वहां जाए, अन्य VVIP जाए, ये पॉलिटिकल मकसद है, ये पॉलिटिक्स में होता है। आप एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं। जैसे राहुल ने कहा कि 2024 के चुनाव के पहले अगर राम मंदिर बने, उसका पूरा आप जितना हो सके फायदा उठाना चाहते हैं। आप जानिए आज की तारीख में भाजपा और कांग्रेस में फर्क बहुत कम नजर आता है गवर्नेंस के मुद्दे पर, क्योंकि आज भी आप देख रहे डिफेक्शन की राजनीति जिस तरह से है, गवर्नर का दुरुपयोग जिस तरह से होता है राजभवन का, या ईडी का दुरुपयोग होता है, ये सब इल्जामें कांग्रेस पर लगती थी। तो आप राजदीप जी, ये विषयांतर हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान और नरेंद्र मोदी का वहां पर जाना, मैं उसी पर आ रहा हूं। आपको ये दिखाना है पार्टी विद डिफरेंस। मैं पार्टी अलग हूं, भाजपा को दिखाने के लिए मैं अलग पार्टी हूं, इसलिए हिंदुत्व का एक रैपर है, उस रैपर से निकल आ रहा है राम मंदिर। अब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, स्वाभाविक है, वो देश के प्रधानमंत्री है, वो राम मंदिर मुद्दे से जुड़े हुए हैं इतने सालों से। मुझे तो आश्चर्य है कि उन्होंने शिवसेना को क्यों नहीं बुलाया।
92 में जब ये बाबरी मस्जिद गिरी थी, बाल ठाकरे ने साफ कहा था माय बॉयज डिड इट। मुझे गर्व है कि मेरे बच्चों ने वहां किया है ये। अब आप वो विपक्ष में उन्होंने तो शिवसेना को बुलाया था, लेकिन शिवसेना शरद पवार और कांग्रेस के साथ चली गई, क्या करें। नहीं, फिर भी नहीं, देखिए आप अपने मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, ये राम मंदिर भाजपा का राम मंदिर नहीं होना चाहिए, ये देश का राम मंदिर है ना। इसमें कई लोगों ने अपना एक तरह से पार्टिसिपेशन की है, उसमें शिवसेना भी है। इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री के वहां जाने से ये पॉलिटिकल प्रोग्राम पूरी तरह से हो जाता है। और असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री के सख्त विरोधी है और इसलिए वो बयान करेंगे। सेक्युलरिज्म का मुद्दा वहां आता है। और छोटी सी ये बात है कि आप इतने 200-250 जो वीवीआईपी वहां बैठेंगे वो अपने जगह है, लेकिन जब ईद होती है या कोई दूसरी रिलीजियस फेस्टिवल आजकल हो रही है, आप कह रहे हैं इस आप कोई मास गैदरिंग मत करिए, इतने लोगों को एक जगह पर मत रखिए। अब ये डबल स्टैंडर्ड जो है उस पर असदुद्दीन ओवैसी अगर ध्यान दे रहा है तो ये उनकी राजनीति है। वो अपना वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री और भाजपा भी अपनी राजनीति कर रही है। अगर राजनीति नहीं होती तो आप शिवसेना को जरूर बुलाते। राजदीप जी और राहुल जी, मुझे एक चीज बताइए, ये आप लोग इसको बार बार बीजेपी का मुद्दा, नरेंद्र मोदी का मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन पूरे देश का एक बहुसंख्यक है, वो भी तो इस बात से बहुत खुश है कि अब अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसकी भावनाओं का क्या? सर भावना अपनी जगह है, भावना सौरभ अपनी जगह है, भावना से मैं नहीं हट रहा। मैं ये कह रहा हूं, आप जानिए 1990 में, मैं नहीं जानता कि आपका जन्म हुआ था या नहीं, या हुआ होगा, आप बच्चे थे, हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, भाजपा ने इसी मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ी है, इसीलिए ये भाजपा से आइडेंटिफाई है। और आज आप भव्य मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं उस जनरेशन से आता हूं जिसने बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन देखा और उसके बाद जो दंगे हुए वो भी देखा, वो क्रिमिनल केस भी चल रही है, उसकी बात आप आज नहीं करोगे, आप केवल करोगे कि भव्य, उससे इमोशन जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन राजदीप जी 5 अगस्त को मंदिर का समारोह है, तो अभी मंदिर की बात होगी। जब वहां पर सीबीआई की कोर्ट में सुनवाई होती है तो उसकी भी चर्चा होती है। ये तो अलग अलग मुद्दे हैं, आपराधिक मामले चल रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग होती है। जो उस जिन पर आरोप लगे हैं उनको बुलाया गया है मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में, वो जाएंगे वहां, वो प्रमुख अतिथि होंगे। देखिए इस देश की अद्भुतता कि जो जिन पर क्रिमिनल केस है वही लोग मंदिर के उद्घाटन पर। अरे तो आरोप लगे हैं ना, अभी सिद्ध थोड़ी ना हुए। अरे 30 साल हो गए मेरे दोस्त, 28 साल हो गए। इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है कि वो केस नहीं, मैं हमारी पूरी सिस्टम पर सवाल उठा रहा हूँ। आप केवल भावनाओं का बात कर रहे हैं, मैं सिस्टम पर सवाल मैं आपको राजदीप जी ये कह रहा हूँ कि पूरे देश के बहुसंख्यक के मन में एक ये खुशी है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुझे भी खुशी है, मुझे भी खुशी। देखिए सौरभ इसमें जनता को खुशी है, अरे राहुल, जनता की भावना। सर मैं मुझे भी खुशी है, क्योंकि नहीं तो सौरभ इसी पर कोई एडिट कर लेगा। देखिए सौरभ, मुझे भी खुशी है कि वहां भव्य राम मंदिर बने, पर जिस तरह से बना उसकी राजनीति जो हुई उससे आप हट नहीं सकते। ये कोई दो अलग अलग चैप्टर नहीं है। इससे तो भाजपा कभी इनकार भी नहीं करती ना राजदीप जी। वो तो ये कहते हैं कि मंदिर आंदोलन मुद्दा था, फिर उन्होंने कहा कोर्ट में मामला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ट्रस्ट बना, मंदिर का निर्माण हो रहा है। सर मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपने ही कहा ना, आप बार बार भाजपा क्यों कह रहे हैं? भाजपा कह रहा हूँ क्योंकि ये राजनीति बीजेपी को सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिविडेंड मिल रहा है। राहुल जी, सौरभ मैं यहाँ पे बीच में एक बात कहना चाहूंगा। जी राहुल, ये जो भाजपा की जो बात होती है, शायद अगर राम जन्मभूमि आंदोलन को और बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को अगर आप थोड़े लेंथ से देखें, दिल्ली से ना देखें, तो एक बात मैं बहुत कहना चाहूंगा कि सन 1947 से आज तक में कांग्रेस का जितना बड़ा हाथ रहा है उतना लंबा हाथ बीजेपी का नहीं रहा। पहले जो उस मंदिर में जहां पे रखी गई मूर्ति जब रखी गई, उस समय जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल, गोविंद वल्लभ पंत भी थे। बिल्कुल गोविंद वल्लभ पंत का हाथ था। उसके बाद वहां पे धीरे धीरे करके आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं को हराया गया। आचार्य नरेंद्र देव हराए गए, बाई इलेक्शन में हराए गए, और एक पीठ के आदमी को गोरखपुर धाम से उठा के लाया गया था, और महाराष्ट्र के रहने वाले थे,
और उनको लाके जिताया गया। उसके बाद दरवाजे किसने खुलवाए, उसके बाद वहां पे पूजा याचना किसने शुरू करी, तमाम वाकयात अगर जोड़े जाएं तो बाबरी मस्जिद में नरसिम्हा राव का रोल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उस सब के बाद में अगर कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कांग्रेस के लिए कि आज कहीं कांग्रेस बैठी हो, लेकिन कांग्रेस की हालत यह है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से सटे बैठे हैं, सामने आते भी नहीं और साफ छुपते भी नहीं। क्या बात। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इस पूरे खेल में ये है कि कांग्रेस के अंदर दो धड़े 1947 से रहे, जिन्होंने सोमनाथ में एक ऐसी स्थिति ले आए थे कि नेहरू कहते थे कि साहब मंदिर में सरकार को शामिल नहीं होना चाहिए। के.एम. मुंशी और सरदार पटेल जाकर के वहां घोषणा कराते हैं, महात्मा गांधी को बीच में आके कहना पड़ता है कि साहब ऐसा है कि सरकार का पैसा मत खर्चिए, जनता से पैसा लीजिए। नेहरू मना करते हैं राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति वहां पहुंच जाते हैं और सोमनाथ का उद्घाटन होता है। बीजेपी को मौका मिलता है, एक उदाहरण मिलता है कि मुस्लिम आताताइयों द्वारा, ये बीजेपी का कहना है मेरा नहीं, उनके द्वारा तोड़े गए मंदिरों के आंदोलन को जोड़ दो, सोमनाथ को जोड़ दिया उन्होंने राम मंदिर से। और पूरी अगर हिस्ट्री देखी जाए राम मंदिर की तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ राम मंदिर के साथ जरूर है। देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस का हाथ जरूर है। आपने जो इतिहास दिया वो अपने आप है। 1980 के दशक में जो राजीव गांधी पर जिस तरह से उन्होंने शिलान्यास करवाया, लॉक्स खुलवाए, ये सब अपने अब एक इतिहास है। कांग्रेस ने दरवाजे खोले, लेकिन उसका फायदा किसको? आज पिछले 25 सालों में 1990 से हम 2020 में हैं, 30 सालों से किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? किस पार्टी ने पूरी तरह से इस आंदोलन को अपना आंदोलन बनाया? न केवल अपना संघ परिवार का, वीएचपी का, आप जिस तरह से देखें, लेकिन ये एक न एक तरह से आज भाजपा से जुड़ा हुआ है। आप इसे कांग्रेस की कमजोरी कहिए, विफलता कहिए, उनकी सेक्युलरिज्म का दोहरापन कहिए, दोगलापन कहिए, जो भी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप इस बात से नहीं हट सकते कि ये मंदिर बन रहा है क्योंकि 1992 में गैर कानूनी तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से एक मस्जिद वहां गिराई गई। इस बात से इट इज अ क्रिमिनल एक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि आप उससे हटिए मत। आप केवल आज मुझे कह रहे हैं भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जरूर बहुसंख्यकों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी राजनीति महत्वपूर्ण है। इसकी राजनीति अभी भी 2024 में सेकी जाएगी। इस देश में स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, राजनीति। एक बात बताइए, जब बीजेपी अपनी कॉल फॉर प्रॉमिस पूरी नहीं करती थी 370 राम मंदिर, तब यही सब लोग कहते थे कि भैया तुम नारा कुछ देते हो और जब सत्ता में आते हो तब कुछ और करते हो। अब वो अपनी कॉल फॉर प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप 2024 में फायदा उठाओगे। वो तो घोषित तौर पर ये कहते हैं ना कि हम समान नागरिक संहिता लेकर आएंगे, हम धारा 370 हटाएंगे, हम राम मंदिर के 3 कॉल फॉर प्रॉमिसेस, 2 पूरी हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि तीसरी भी होगी। सर, भाजपा को जरूर इसका पॉलिटिकल बेनिफिट मिला है और मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार बनाई है, ये उनका चुनावी वादा था, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, मैं ये बार आपको दोहरा रहा हूं, आप बहुसंख्यक कह रहे हैं, अल्पसंख्यक भी इस देश में रहते हैं। सौरभ भाई, आपको लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ये मंदिर से आपको लोगों को आप जोड़ पाओगे, ये सरकार के सामने चुनौती। अगर कर पाए तो गुड लक टू द गवर्नमेंट। लेकिन मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, बार बार आप इमोशंस की बात करते हैं। देश इमोशंस पर नहीं चल सकता, राजनीति चल सकती है, गवर्नेंस नहीं चल सकता। आपको गवर्नेंस भी करनी पड़ेगी। अरे ये गवर्नेंस का मुद्दा नहीं है राजदीप जी, ये भावनाओं का मुद्दा है। वही मेरा कहना है, इमोशनल नेशनलिज्म जिसे मैं कहता हूं। एक अयोध्या में भव्य मस्जिद बने और उसके उद्घाटन के लिए भी प्रधानमंत्री को बुलाया जाए और वो जाए। सर देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको, हिंदुत्व जो है वो बीजेपी की डिस्टिंक्टिव है। अगर हिंदुत्व ना होता तो आज की तारीख में शायद भाजपा और कांग्रेस में लोग उतना फर्क नहीं देख पाते। मंदिर के मुद्दे से की वजह से खास करके बीजेपी को अपनी एक आइडेंटिटी मिली है। राहुल जी ने सही कहा, कांग्रेस ने इस मंदिर मुद्दे को आगे बढ़ाया, गोविंद बल्लभ पंत को और अलग जो नेता हो, लेकिन उन्होंने उसका राजनीतिक फायदा या उठा नहीं पाए या उठाने की उतनी कोशिश नहीं की। नहीं, कोशिश तो भरपूर की राजदीप जी, इंदिरा जी के जमाने से कोशिश की। साधु संतों के पास जाना हो, चाहे बूटा सिंह को एनडी तिवारी के पास भेजना हो, ये उनके सेक्युलरिज्म का दोगलापन था।
क्योंकि वो पब्लिकली नहीं कहना चाहते थे। बीजेपी ने खुलकर कहा, यही तो अडवाणी जी की जीत हुई थी उस जमाने में। राहुल जी, एक नेता एक प्रधानमंत्री को लेकर के एक बाबा के पास जाता है, बाबा मचान पे बैठता है, मचान से अपना गोड़ नीचे करता है और उसके सर पे रख देता है और कहता है कि बेटा बन जान दे, और उसके बाद बेटा बन जाने देता है। क्या है कि देखिए, प्रॉब्लम कांग्रेस की जो रही कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं, जो मैंने पहले कहा, कांग्रेस दोनों तरफ खेलना चाहती थी। नरेंद्र मोदी ने गेम पलट दिया है। मैं ये बात मानता हूं राजदीप की कहीं ना कहीं इस पूरे मंदिर बनने में एक मेजोरिटेरियन एम्फेसिस है जी। जिस तरह से ये पूरा हुआ, ये मेजोरिटेरियन एम्फेसिस है। और मैं कहूंगा कि इस देश के मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा है कि वो आज सड़कों पे उतर के विरोध नहीं कर रहे। वो शायद इस चीज को मन मसोस के भी लेकिन मान रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का रोल देखिए क्या है कि एक कोर्ट में एफिडेविट जाता है जिसमें कह दिया जाता है कि राम मिथ से कैरेक्टर हैं। कपिल सिब्बल जाकर के कोर्ट में कहते हैं कि साहब ऐसा है कि इस मामले का फैसला जो है मुलतवी कर दीजिए, चुनाव के बाद कर दीजिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझ नहीं आया कि मंदिर की रेखा के किस तरफ खेलें, किस टाइम पे। टाइमिंग पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी होती है। कांग्रेस के खिलाफ हवा बह रही थी, नरेंद्र मोदी हवा में अपने मस्तूलों में हवा भरे हुए नाव उनकी तेज बह रही थी। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद देखिए क्या किया है। इस देश के प्रधानमंत्री इतनी ओपनली रिलीजियस सेरेमनीज में नहीं जाते थे। नरेंद्र मोदी चुने जाते हैं, एक यात्रा निकलती है, गंगा मैया की आरती करती हैं, गंगा मैया के बेटे बनते हैं। उसके बाद वो पशुपति नाथ जाते हैं। पशुपति नाथ पे माथे पर तिलक लगाए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुले में जनता के सामने आते हैं। रिलीजन और एग्जीक्यूटिव की जो लाइन है उसको प्रधानमंत्री डिसअपियर कर देते हैं। ये चीज का फायदा नरेंद्र मोदी जब उठा रहे हैं तो वो क्यों नहीं जाएंगे। इसमें राजदीप बुनियादी सवाल जो उठना चाहिए, मैं ये कहूंगा, कोविड का सवाल इन्होंने बहुत सही उठाया कि सरकार कहती है कि रिलीजियस और कल्चरल फेस्टिवल के लिए लार्ज गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 250 लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो कि वीआईपी हैं, 5000 पुलिस वाले होंगे और 1000 पत्रकार होंगे, उसके बाद अगर वो लार्ज गैदरिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि गणेश चतुर्थी में, गणेश पूजा में भी इतने लोग परमिट हो, बकरीद आ रही है उसमें भी इतने लोग परमिट हो। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, लेकिन जनता में बीजेपी ने अपना मंदिर कार्ड कांग्रेस से बेहतर बेच लिया। शायद बीजेपी की सक्सेस है। कम से कम ये था कि बीजेपी खुल के मंदिर के साथ रही है। वो गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज वाली बात है। इसमें राजदीप जी नहीं, इसमें आप 2014 और 2019 के बीच में फर्क भी देखिए ना। 2014 के चुनाव के पहले मोदी जी ने मंदिर का मुद्दा इतना नहीं उठाया। आप देखिए 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें एक बार वो गए थे अयोध्या, लेकिन वो मुद्दा उतना नहीं था जितना कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, मनमोहन सिंह सरकार के। 2017 तक बीजेपी और आरएसएस में इतनी हिम्मत होती है कि आप योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से मंदिर मुद्दे से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बीजेपी में अब एक राजनीति, योगी आदित्यनाथ मंदिर मुद्दे से बहुत ही दूर का नाता है। उनके गुरु महंत अवैधनाथ जुड़े हुए थे। योगी आदित्यनाथ की एक उग्र हिंदुत्ववादी नेता की छवि है सर। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप हिंदुत्ववादी नेता की छवि के बारे में बात करते हैं, मंदिर मुद्दा उससे जुड़ता है। आप, मेरा ये कहना है कि 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी थे देश के प्रधानमंत्री, वो योगी जी जैसे व्यक्ति को नहीं बना पाते उस जमाने में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, ना ही वो खुलकर कह सकते थे मंदिर बनेगा। अब क्या हुआ है, 2 मेजोरिटी आने के बाद, 2 लगातार मेजोरिटी गवर्नमेंट्स बनने के बाद बीजेपी में कॉन्फिडेंस आया है कि हम हमारा जो वैचारिक एजेंडा है, जो विचारधारा का एजेंडा है, उसे आगे बढ़ाएंगे, उसे आगे लेकर चलेंगे। ये एक फर्क आया है और उस फर्क की वजह से कॉन्फिडेंस आए, एक आत्मविश्वास। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द बीजेपी ईरा ऑफ पॉलिटिक्स। और उस बीजेपी ईरा में राम मंदिर एक प्रतीक है, एक सिंबल बन गया है। मैं राहुल जी आपके पास लास्ट टिप्पणी के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें जोड़ देना चाहता हूं। जहां तक मुख्यमंत्री के चुनाव का विषय है, कल्याण सिंह भी राम जन्मभूमि आंदोलन के पोस्टर बॉय थे। कल्याण सिंह के आप
90-91 के कैंपेन देखिए, 1993 के कैंपेन देखिए, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उस दिन भी यही कहा कि राम काज के लिए सब सरकारें कुर्बान हैं। अरे उनको तो ये कहना कि आप ये नहीं जानते, एक ना एक दिन उनको छोड़ना तो पड़ा बीजेपी। अरे तो वापस भी तो आए सर, अब भविष्य में क्या होगा? मेरा आज की आप कह रहे हैं छोड़ना पड़ा, वो इंटरनल पॉलिटिक्स रही। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के सिलेक्शन में एक लंबे समय तक ये फैक्टर रहा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, योगी आदित्यनाथ के सिलेक्शन में राम जन्मभूमि आंदोलन भविष्य में क्या शक्ल लेगा, ये उतना बड़ा फैक्टर था। तीसरी चीज जो माइनॉरिटी की बात कही जा रही है, यस आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि इस देश के मुस्लिमों के लिए बाबरी मस्जिद कोई बहुत आराध्य जगह नहीं थी। उनके लिए वो आराध्य जगह मक्का है, मदीना है, और देश में कई मस्जिदें हैं, कोई बड़ी नहीं थी। लेकिन उस मस्जिद के टूटने और उसके बाद के हालात में उन्हें अपना मार्जिनलाइजेशन, उनको समझ में आया कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही, और वो मंदिर और मस्जिद के झगड़े के बहाने उनको जो समाज में किनारे किया जाने लगा, एक जो टर्म इस्तेमाल होता है इस्लामोफोबिया, वो लगातार बढ़ता चला गया। तो कई हमारे मित्र हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है यार, भगवान राम देश के आराध्य हैं, एक भव्य मंदिर बने, हिंदू भी लगे, मुसलमान भी लगे, और फॉर वंस एंड ऑल इसको डन एंड डस्टेड किया जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो मस्जिद गिराने के क्रिमिनल एक्ट में शामिल थे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि इस देश के जो मुस्लिम नागरिक हैं, नागरिक सिटीजन, उनका फिर से ये फेथ बहाल हो कि कोई कुछ भी करके गेट अवे नहीं हो सकता है। और पॉइंट नंबर 2, तीसरी चीज, जो राज्य का मुखिया है, राजा है, मुखिया मुक्त तो चाहिए, खान पान को एक, राज्य के मुखिया को, देश के प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से भी ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना होगा, ये नेतृत्व के जरिए इस तरह का संदेश देना होगा कि सरकार सबकी है और सरकार सबके हितों का ख्याल करेगी। अगर वो, उनको लगता है कि ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए वो प्रगतिशील लोगों तक या मुस्लिम महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, तो उन्हें और भी इस तरह के फेथ बिल्डिंग के लिए कदम उठाने होंगे। जो माइनॉरिटी के मार्जिनलाइजेशन की बात है वो सही है, और ये सरकार की नहीं, समाज की भी चिंता होनी चाहिए। दोनों तरफ से संवाद होना चाहिए, और वो संवाद, वो टीवी डिबेट जैसा संवाद नहीं होगा कि उन्होंने कुछ एक तगड़ी बात बोली, उन्होंने कुछ तगड़ी बात बोली, तो उससे तो विवाद और बढ़ेगा। सर आपके सब पॉइंट सही थे एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आपने कहा कि जनता चाहती है कि जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट करवाया और बाबरी मस्जिद गिराई उन पर कार्रवाई हो। अरे आम आदमी इसे क्रिमिनल, मैंने नहीं कहा जनता चाहती है, मैंने कहा ये जरूरी है कि कार्रवाई हो, ताकि जिनको लग रहा है कि सर 28 साल जस्टिस मिले। सर 28 साल तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, और देखिए अब क्या हो रहा है। जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो आपके वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं वहां। कहां आंदोलन होगा? बैटल इज ओवर, डन एंड डस्टेड, जीत गए। वन साइड हैज वन। लेट अस बी ऑनेस्ट, प्रधानमंत्री ने उस दिन कहा जब कोर्ट का वर्डिक्ट आया, वी मस्ट नॉट सी इट एज विक्ट्री एंड डिफीट। ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने कहा। मैं काश प्रधानमंत्री जी या भाजपा के नेता या जो या हमारे धर्म गुरु ये 28 साल पहले कहते, तब आपको राजनीति करनी थी। अब आप जीत गए हैं, आपकी मेजॉरिटी सरकार है, तब आप कह सकते हैं देयर इज नो विक्ट्री और चलिए राहुल श्रीवास्तव से एक आखिरी कंक्लूजन मांग लेते हैं। राहुल जी देखिए, इसमें सौरभ, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन बीजेपी के लिए एक परेशानी है कि अगर मंदिर बन जाता है, इनॉग्रेट हो जाता है, 2024 हो जाता है, उसके बाद क्या? बीजेपी को एक रोड डिस्कवरी करनी पड़ेगी, रीडिस्कवरी, क्योंकि अगर 370 भी हो गया, मंदिर भी हो गया, और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आप किसी बहाने ट्रिपल तलाक को आधा यूनिफॉर्म सिविल कोड कह दें, 1/4 कह दें, 2.5 कह दें, लेकिन आप कोशिश करेंगे, उसके बाद क्या? बीजेपी के लिए परेशानी का सबब यही नींव जो पड़ेगी वो यहां पड़ेगी कि आपने अपने जो इमोटिव अपील थे बैकयार्ड ऑफ द हिस्ट्री से उठा के उनको तो पूरा कर दिया, तो उसके बाद जय श्री राम का राजनीतिक रैलियों में नारा नहीं लग पाएगा। उसके बाद आपको डिस्कवर करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मानसिकता अभी भी आदमी की, चाहे जितना भी आपने बिगाड़ दिया वोट के लिए, वो ऐसी हो गई है कि वो अल्लामा इकबाल ने जो लिखा है कि हैराम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। यहां आने पर बीजेपी की मुश्किलें नहीं खड़ी होंगी। नहीं, मैं इस बात से भी सहमत मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। इंडिया का नेहरूवियन ईरा था, दिस इज इंडिया हिंदुत्व ईरा। ये मंदिर बनने से और बढ़ेगा।
कौन कहता है कि मंदिर में और कोई मुद्दा मिलेगा? अरे राजदीप जी, राहुल जी भी तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी को नए इमोटिव मुद्दे खोजने पड़ेंगे, यही कह रहे हैं। वो मिलेंगे, हिंदुत्व हाँ, मूवमेंट तो है, मिलेंगे, खोजने पड़ेंगे, वो एक ही प्रक्रिया है। अच्छा, और देखिए समय की कमी है राजदीप जी, समय की कमी है। 5 अगस्त की, एक मिनट छोटा से, देश में देखिए कैसे फर्क पड़ा। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे और सोमनाथ मंदिर का जो कार्यक्रम हो रहा था, राहुल जैसे बता रहे थे, तब नेहरू जी ने कहा सरकारी पैसा उस पर नहीं जाएगा। वो उनका एक विजन था। अब आज की तारीख में खुलेआम जिस तरह से गंगा आरती हो फिर वाराणसी में, और अब पूरा टेलीविजन पर होगा, एवरीथिंग विल बी टेलीवाइज, पूरी सेरेमनी जिस तरह से होगी, मुझे लगता है भाजपा को लगता है ये कॉन्फिडेंस है कि ये देश का एक हिंदू मूवमेंट है। नहीं राजदीप, मुझे आप ये जनता देखना चाहती है भाई, वहाँ मंदिर में शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, जनता देखना चाहती है। अरे यही मैं कह रहा हूँ, नेहरू के टाइम पे नहीं होता, आज के टाइम पे ये सब हो रहा है। ये फर्क नेहरू के टाइम पे नहीं होता, ये नेहरू का टाइम नहीं है, नरेंद्र मोदी का टाइम है। यही तो मैं कह रहा हूँ, दिस इज द कंट्रीज हिंदू इरा में, यही हिंदू युग है। इसलिए कहना कि 2024 में ये रुकेगा कैसे, मंदिर बनेगा, कुछ और नया मुद्दा आएगा। नहीं साहब, जब तक आप एक वैचारिक उसे ऑपोजिशन नहीं दे पाओगे, ये मुद्दा, ये युग चलता रहेगा। जी राहुल जी, मैं इस बात से नाइतफाकी रखता हूँ। एक मंदिर के हाई के बाद बीजेपी को उठाने के बाद बीजेपी को पटक भी दिया था इसी जनता ने, जिससे आज राजदीप काफी उदासीन लग रहे हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। देखिए, मैं नेताओं से हतोत्साहित हो सकता हूं, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब वोटर में अभी भी मुझे विश्वास है कि जिस दिन उसको लगेगा कि एक काट की हांडी बहुत बार चढ़ चुकी है, उस दिन उसको झुलसा के फेंक देगा। अरे उसी उत्तर प्रदेश में 1993 के चुनाव में देख लीजिए क्या हुआ जी। भारतीय जनता पार्टी 225 से घट के 176-77 पे आ गई। चलिए, समय की कमी है। राहुल श्रीवास्तव जी आप जुड़े। वो मंडल ही रहा। अरे अभी भी यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ राजदीप जी, कई पॉलिटिकल फैक्टर एक साथ चलते हैं। मंडल भी चल रहा है, कमंडल भी चल रहा है, डेवलपमेंट भी चल रहा है, नेशनल भी चल रहा है, एंटी करप्शन भी चल रहा है। कहाँ कौन सा प्रभावी हो? दिल्ली में कोई चीज प्रभावी हो जाती है, तेलंगाना में वेलफेयर प्रभावी हो जाता है। 1990 में 3 बड़े मुद्दे थे, मंडल, मंदिर और मार्केट। मोदी जी ने तीनों को अपनी तरफ कर दिया है। वो ओबीसी है, देखिए समय की कमी से जुड़े हुए हैं, आपसे और मार्केट टिप्पणी चाहता हूँ चाहते हैं क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा हो जाता है। 5 अगस्त को धारा 370 को हटाए 1 बरस पूरा हो जाएगा। राहुल श्रीवास्तव, आप जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को कैसे देखते हैं? 2 तरह की चीजें थी, 2 तरह की आशंकाएं। एक तरफ से कहा गया था कि अब तो बहुत अनरेस्ट हो जाएगा, और एक तरफ से कहा गया था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर चीजें बीच में कहीं दिख रही हैं। आपकी क्या टिप्पणी है राहुल जी? देखिए, क्या है कि एक तो जो कश्मीर में जो हालात हैं, उनको अगर कोई कह दे कि नॉर्मल है, तो वो नहीं कहा जा सकता। पूरी पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है एक, जो कि आज आपको लगता होगा जिसके कारण थोड़ी शांति सरफेस पे दिख रही है, लेकिन एक किसी भी जमहूरियत में ये कोई बहुत लंबे दौर के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये किसी न किसी वल्केनो का या किसी ज्वालामुखी का या किसी जमीन के फटने का आसार जरूर पैदा कर देता है। दूसरा, कि जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में रियाया की जो आवाज है, क्या आपको लग रहा है कि इतने लंबे एक लॉकडाउन, पहले सरकारी लॉकडाउन और उसके बाद कोविड लॉकडाउन के बीच जनता को कोई मुश्किलात नहीं हुई है? क्या वहां बिजली, पानी, सबकी समस्याएं खत्म हो गई हैं? लेकिन वहां से जो पिक्चर आ रही है वो टोटली कॉन्ट्रेरी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर एक रेजर एज पे है। लोगों ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि कुछ समय हमें ऐसे ही जीना होगा। और दूसरा, एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज का सस्पेंशन जो हुआ है, वो कहीं ना कहीं कश्मीर के लिए और हिंदुस्तान के लिए, बाकी हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के पॉलिटिकल सॉल्यूशन खोजना होगा, नेताओं को रिलीज करना होगा, और पब्लिक में अगर कोई डिसेंट है तो वो एक्सप्रेस हो जाए, बाहर हो जाए। जो डेमोक्रेसी में हम सेफ्टी वॉल की बात करते हैं। जी राजदीप जी। नहीं, 2 बातें। एक मैं भूल गया कहने, आप, क्योंकि आपने वर्ड भावना इशू, मंदिर लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मैं एक लास्ट बात उस पर कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी भावनाओं के मास्टर हैं। एक ऐसे समय जब कोविड है, लोगों की नौकरियां जा रही है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, आप भावनाओं के साथ लोगों को एक तरह से जोड़ने में वो मास्टर है। तो उनके लिए ये आपने पूछा राजदीप जी, हर सफल राजनेता मास्टर होता है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद इंडिया टुडे मैगजीन में
एक एक पन्ने के इश्तिहार कांग्रेस ने छापे थे जिसमें रुद्राक्ष की टूटी हुई माला और 4 कारतूस। अरे मैं कहा, आप हर चीज को इतिहास से मत जोड़िए। मैं आपको आज की वर्तमान स्थिति, क्योंकि आपने पूछा था शुरुआत में, वर्तमान इतिहास से जुड़ा हुआ है सर। वहां जाकर जिस तरह से वहां एक इमोशनल अपील है उनकी, ये उनकी ताकत है। आपने कश्मीर की बात की। कश्मीर में जब धारा 370 हटाएगी, 3 चीजें सरकार ने कही थी कि धारा 370 हटने से वहां आतंकवाद कम होगा, पॉलिटिकल सिस्टम को हम की बहाली होगी, और नंबर 3 इन्वेस्टमेंट आएंगे, देश भर से लोग वहां जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें हुई थी, ऐसा इन्वेस्टमेंट समिट होगा, फिल्म इंडस्ट्री, कश्मीर की कली की बात की गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट में जीरो अरे राजीव जी, 6 महीने से तो कोरोना चल रहा है। अच्छा, जो भी है सर, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है। एक नंबर 2, आपने पॉलिटिकल बात कही। पॉलिटिकल क्या कोई प्रोसेस शुरू हुई है? नो, जीरो। इनफैक्ट कल ही मैंने सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस के बुजुर्ग नेता, उसको भी डिटेंशन में आपने रखा है। अब महबूबा मुफ्ती, आपकी जो पूर्व मुख्यमंत्री, आप ही के अलायंस में थी, अभी भी वो है जेल में है या हाउस अरेस्ट में है, तो उसमें कोई सुधार नहीं आया। और ये बात मैं आपकी सहमत हूँ कि सभी नेताओं को रिहा करना चाहिए, वो लोगों के बीच जाए, बिल्कुल बात सुने। आपने तीसरा मुद्दा जो सरकार ने कहा था, आतंकवाद कम होगा। टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट्स में जरूर कुछ कमी आई है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है, अक्रॉस एलओसी बढ़ रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई। यंग पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग मिलिटेंट। जो कई गांवों से खबरें आती है, जो वहां के युवा हैं वो मिलिटेंट से जुड़ रहे हैं। तो कश्मीर का गंभीर मुद्दा है। मैं सरकार को इतना तो मैं कहूंगा कि 1 साल में आप मत करिए। किसी ने मुझे तब भी कहा था डिमोनेटाइजेशन, हमने इसी प्रोग्राम पर, ये 50वां आपका प्रोग्राम है, आपने मुझे अगस्त में भी पूछा था और धारा 370 को लेकर, तब मैंने कहा था देखिए, इसको कोई आप T20 मैच की तरह तुरंत इंस्टेंट ओपिनियन मत दीजिए, 1 साल होने दीजिए। 1 साल 2 साल, मैं तो कहता हूं 2 साल होने दीजिए। आप कह रहे हैं पिछले 6 महीनों से कोरोना है, चलिए 1 साल और होने दीजिए। मुझे अभी तक कुछ ऐसी चीज नहीं दिख रही जिससे कश्मीर का वातावरण वाकई बदल गया है। और ये मुझे लगता है सरकार को के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपने एक नया फ्रंट खोला एक तरह से, खास करके यूनियन टेरिटरी बना के। मुझे जो उमर अब्दुल्ला की बात बड़ी अच्छी लगी उनके इंटरव्यू में, जो उन्होंने कहा यूनियन टेरिटरी क्यों? आपने एक तरह से कश्मीरियों को की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है। राजदीप जी, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। सरकार ने ये बात कही है कि वापस से रिस्टोर कर दिया जाएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे। आई लुक फॉरवर्ड। चलिए, आप राहुल जी, आप इस बातचीत में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आगे भी नेता नगरी के लिए आपको परेशान करते रहेंगे। उनकी वरिष्ठ पत्रकार आते हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार चर्चा करते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगता है। वो कवि है, राहुल कवि है, वो आपको आजकल कंपटीशन दे रहे हैं, इसलिए आप जरा बच के रहिए। नहीं, मैं तो सब बरगदों की छांव में रहता हूँ, बिल्कुल बच के नहीं रहना है, वरिष्ठों की छांव में रहता हूँ। राजदीप एंकर हैं, आग लगा रहे हैं जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि घर के दरवाजे पर 4 खटियों पे 4 बुजुर्ग बैठे रहें, तो थोड़ा रौनक बनी रहती है। अरे वाह, वेरी गुड, जरूर। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव जी। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ, जो राजस्थान के सियासी डेवलपमेंट से जुड़ी है। राजस्थान की सियासत पर तफसील से बात करने के लिए नेता नगरी में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान के ही रहने वाले विजय त्रिवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। आपकी किताबों को पढ़ के हमें सियासत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, कभी वाजपेयी जी, कभी भाजपा, कभी योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले तो हमको ये बताइए विजय त्रिवेदी जी कि ये अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत बनाम भाजपा बनाम कांग्रेस, ये लड़ाई इस वक्त आपको कहां पहुंचती नजर आ रही है? 14 अगस्त को सत्र बुलाया जा रहा है विधानसभा का, कलराज मिश्र फाइनली मान गए हैं और अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेके जयपुर से जैसलमेर चले गए हैं। आपको लगता है कि अशोक गहलोत सरकार फिलहाल सुरक्षित है या कुछ ट्विस्ट है जो आना बाकी है? खतरा बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जो अभी 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो अशोक गहलोत कम से कम उस वक्त तो अपना जो बहुमत है वो साबित कर ही देंगे। उन्हें कुछ, मुझे जो जानकारी मिली जयपुर में भी, कि 4-5 विधायक ऐसे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत वो आश्वस्त नहीं थे, और लग रहा था कि कुछ और हो सकता है, क्योंकि जयपुर से मूवमेंट और कॉन्टेक्ट जो है थोड़ा आसान था, तो जैसलमेर पहुंचना सेफ है। और जब 14 अगस्त को विधानसभा सत्र हो तो उसके बाद कम से कम कर लिया जाए। लेकिन अभी उनको लग रहा है कि जब विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात होगी तो वो इस बार तो बहुमत साबित कर ही देंगे।
लेकिन ये गाड़ी कितनी लंबी चलेगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें टूटने की बात अब भी लगातार बनी हुई है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा एक एक्सरसाइज चल रही है उस सरकार को कमजोर करने की। एक सवाल है जो जिसका जवाब मैं राजदीप जी से और आपसे दोनों से चाहता हूं। एक चतुर राजनेता वो होता है जो रिस्क असेसमेंट बहुत अच्छे से करता है, डोर कितनी खींचनी है और कब ढीली छोड़नी है। आप लोगों को नहीं लगता कि अशोक गहलोत या मध्य प्रदेश के मामले में कहें तो कमलनाथ इस रिस्क असेसमेंट में गड़बड़ कर गए? यदि वो थोड़ी थोड़ी रियायतें अपने इस पॉलिटिकल अपोनेंट को देते रहते, थोड़े अधिकार दिए रहते, मतलब कभी जिसको बोलते हैं कभी पुचकारना और कभी आंखें दिखाना, वो वाली बात बनी रहती तो आज इतना बड़ा खतरा नहीं होता। आपने बीजेपी को ओपनिंग दी ना। देखिए, दूसरा जो राजनीतिक दल है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, उनका तो काम ही है सत्ता में आना। ये इनके इन प्रकार है। वो बातें अब दूर हो गई कि वाजपेयी जी कभी लोकसभा में कहा करते थे कि मैं सुई की नोक से भी इस तरह की सत्ता को नहीं छूंगा। अब वो बातें भाषणों में है। तो जब इन दोनों लोगों को ये पता था कि बीजेपी घात लगाए बैठी है, मौके के इंतजार में बैठी है, तो गहलोत जिनको इतना बड़ा राजनीतिज्ञ माना जाता है, या कमलनाथ जो इतने दशक से सर्वाइव कर रहे थे, स्टैब्लिश हो रहे थे, ये इनकी विफलता नहीं है कि ये अपने जो यंग प्रतिद्वंदी थे, जब आपका विधायक दल का चुनाव हुआ तभी आपको दिख रहा था उनका रवैया क्या है आला कमान के सामने। तो आपको ऐसे रखना चाहिए था कि कब ढील देनी है और कब खींचना है। राजदीप जी, कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं सही है। मुझे लगता है दोनों, कमलनाथ और मैं उनके साथ दिग्विजय सिंह जी को जोड़ूंगा मध्य प्रदेश में, और अशोक गहलोत राजस्थान में, कहीं ना कहीं उन्होंने सिंधिया जी को और पायलट जी को अंडर एस्टिमेट किया। अरे बच्चे हैं, क्या कर पाएंगे, ज्यादा चीखेंगे, थोड़ा राहुल गांधी के पास जाएंगे, सोनिया जी से मिलेंगे, लेकिन सरकार नहीं गिरा पाएंगे। तो ये मैं मानता हूं आपकी कि कहीं ना कहीं उनकी, खास करके कमलनाथ दिग्विजय की अंडर एस्टिमेशन थी। गहलोत ने प्रिपेयर अपने आप को किया। मुझे लगता है उन्होंने तैयारी थोड़ी पहले से कर दी, इसीलिए शायद जैसे विजय जी कह रहे हैं इस बार उनकी सरकार शायद बच सकती है। हालांकि अभी भी मामला बहुत करीबी है, लेकिन उन्होंने तैयारी की, क्योंकि उनमें और पायलट के बीच ये जो चल रहा है ये केवल 2-3 महीनों से नहीं, 18-24 महीनों से चल रहा है। सिंधिया जी और कमलनाथ और दिग्विजय के बीच कम से कम रिलेशनशिप तो थी, यहाँ तो बिल्कुल ब्रेकडाउन था। तो कौन पहले कौन अपना तीर चलाएगा या कौन अपना पहला कदम उठाएगा, इस पर था। गहलोत जी ने, मुझे लगता है, तय किया कि पहला कदम मुझे उठाना है, इसीलिए वो एसओजी का जो नोटिस चली गई वगैरह, एक तरह से उन्होंने तय किया था कि मुझे अब सचिन पायलट के बगैर सरकार चलानी। और गहलोत खेमे का तो ये कहना है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सचिन पायलट ने पहला कदम उठाने की तैयारी कर ली थी, ये तो हमारा काउंटर मेजर था। नहीं, ये तो राजस्थान में, और विजय जी शायद ज्यादा जानेंगे कि फरवरी मार्च से चल रहा है कि सचिन पायलट तैयारी कर रहे हैं, फिर कोरोना आया और कोरोना की वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो गया। तो गहलोत जी तैयार थे। राज्यसभा के चुनाव के टाइम पर भी मार्च से मुझे लगता है वो बिल्कुल तैयार थी कि एक ना एक दिन सचिन पायलट बनाम गहलोत ये जो लड़ाई है ये आर या पार हो जाए। तो आप कह सकते हैं रिस्क लिया है, लेकिन कम से कम थोड़ी तैयारी करके रिस्क लिया है। हालांकि मुझे भी लगता है वो थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर गए सचिन पायलट को। कहूंगा कि ये लड़ाई है वो 2018 के सरकार बनने के बाद शुरू नहीं हुई। ये लड़ाई हुई थी 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट में वो झगड़ा चुनावों से पहले शुरू हुआ। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, टिकटों का बंटवारा वो करना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत सीनियर लीडर के तौर पे अपनी चलाई उन्होंने, और ज्यादातर लोगों को उन्होंने अपने टिकट दिलवा लिया। जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया अशोक गहलोत के, उन्होंने निर्दलीय खड़ा किया और बीएसपी के टिकट पे भी लड़े। वही लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आए। तो अशोक गहलोत ने तैयारी तो पहले कर ली थी। सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, और फिर सचिन पायलट के बहुत सारे लोग हार गए। तो अशोक गहलोत को ये मौका मिला हाईकमान के सामने कहने का कि उनके तो खुद के लोग नहीं जीते और हमने पूरे लोग खड़े किए, विश्वास है कि हमारी सरकार चलेगी। तो वहां पर ये लड़ाई शुरू हुई। कोरोना का जहां राजदीप ने जिक्र किया, तो आपको ध्यान होगा कि आज तक जैसे चैनल पर बार बार जब कोरोना के अरेंजमेंट्स की बात हुई तो सचिन पायलट बार बार टीवी पर दिखाई दिए, और वो हमेशा प्रधानमंत्री की तारीफ करते रहे कि केंद्र सरकार बेहतर काम कर रही है और उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। जबकि अशोक गहलोत
अपना काम वहां पर लगातार कर रहे थे। प्रधानमंत्री खुद राजस्थान सरकार की तारीफ कर रहे थे। अशोक गहलोत को लग रहा था कि वो अपनी पूरी तैयारी करें। राज्यसभा चुनावों में जो हुआ 125 मिल गई उनको वोट, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और एसओजी के थ्रू उन्होंने कहा कि अब ये आर पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट किसी ना किसी दिन करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं इसमें और जोड़ दूं कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के सबसे नए राजनीतिक दुश्मन है। उससे पुराने जो सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन है वो रहे उनके मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। तो ये झगड़ा तो पहले सीपी जोशी वर्सेस अशोक गहलोत चलता था। 2008 के चुनाव में अशोक गहलोत साहब पर आरोप लगा कि उन्होंने हर तरह से कोशिश की सीपी जोशी को हराने की और वो एक वोट से हार ही गए। नहीं तो 2008 में सीपी जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए। तो ये नए विजय जी, लेकिन विजय जी मसला ये है कि तब सीपी जोशी नाराज हुए तो उनको आपने केंद्र में एब्जॉर्ब कर लिया। पॉलिटिक्स में ये होता है ना कि आपको गुस्से को लेवल तक बढ़ने देना है, कहाँ पे आपको कोऑप्ट करना है। मेरा सवाल आप दोनों लोगों से ये है कि गवर्नर का जो रोल है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकारें आती हैं वो अपनी मर्जी से गवर्नर भेजते हैं। शीला दीक्षित यहाँ हारी, उनको केरल भेज दिया गया। उससे पहले रोमेश भंडारी, वफादार ब्यूरोक्रेट्स को भेजा जाता है। वही काम बीजेपी कर रही है। लेकिन एक जो संविधान के पहरेदार की अवधारणा है राष्ट्रपति और राज्यपाल की, कि नीति सम्मत ढंग से काम करेगा, उस अवधारणा को बड़ी चोट पहुंचती है। आप लोग क्या कहेंगे इस पे? सर, ये सवाल पिछले 30-40 सालों से चल रहा है, ये कोई नया सवाल नहीं है। यही तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि इसी वजह से भाजपा और कांग्रेस में कभी कभी गवर्नेंस को लेकर कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस भी इसी तरह से दुरुपयोग करती थी राजभवन का, अब भाजपा करती है। कलराज मिश्रा वही व्यक्ति है जो 1998 में जब कल्याण सिंह की सरकार रोमेश भंडारी ने गिराई थी, धरना पे थे, मैंने वो कवर किया था। तब बिल्कुल तैयार थे अपने धोती में, तैयार कुर्ता धोती में आगे आने के लिए। कल उनसे बात हुई कलराज जी से, मैंने उनको ध्यान भी दिलाया। वो कह नहीं, वो आप मुझे रोमेश भंडारी से मत जोड़िए, मैं तो बिल्कुल संविधान की तरह से चल रहा हूं। तो मैंने कहा सर, लेकिन फिर आपने क्यों नहीं, जब अशोक गहलोत ने आपको चिट्ठियां लिखी तो आपने जवाब क्यों नहीं, किस तरह आपने नकारा क्यों कि असेंबली सेशन नहीं हो सकता? उन्होंने कहा, उन्होंने लिस्ट नहीं भेजी कि क्या करना चाहते हैं। अगर फ्लोर टेस्ट एजेंडा नहीं भेजा, अगर एजेंडा भेजते तो मैं देख लेता। इसीलिए, और कोविड का जमाना है, बड़े सावधानी से चलना पड़ता है। देखिए, बहुत विजय जी के बहुत पुराने मित्र है कलराज मिश्रा जी, यूपी से आते हैं, आपके राज्य से आते हैं, आप लोग राजनीति के बड़े माहिर हैं सब। इसमें जिक्र करना चाहूंगा कि इसमें पॉलिटिकल लीडर या नॉन पॉलिटिकल लीडर का फर्क नहीं है। रोमेश भंडारी तो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे ना, ज्यादा ब्यूरोक्रेट थे, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो भी वैसे ही बिहेव करते हैं। एक्चुअली राजभवन पहुंचना ही एक अवार्ड है, तो वो अवार्ड का कुछ तो हर्जाना आपको चुकाना पड़ेगा ना। फिर वो कलराज मिश्र हो, फिर वो मृदुला सिन्हा हो, फिर वो भगत सिंह कोश्यारी हो, या नजमा हेपतुल्ला हो, या रोमेश भंडारी हो, या मोतीलाल वोरा हो, या बूटा सिंह रहे बिहार में। बूटा सिंह के कदम को असंवैधानिक करार दिया गया था। अरे रामलाल भंडारी आंध्र प्रदेश में। आप तो मेरी पैदाइश के साल पहुंच गए राजदीप जी। नहीं, मैंने तो नया आइडिया दिया है। मैं तो कहता हूँ ये जो राजभवन है, इनको आप अब खत्म कर दीजिए, वहां कोविड केयर सेंटर शुरू करिए। क्या जरूरत है इस देश में राज्यपाल की, बताइए आप। और उनका इस्तेमाल जो है केंद्र सरकारें करती हैं, उसमें व्यक्ति का महत्वपूर्ण, बल्कि मैं समझता हूँ राजनेताओं के रहने से ये फायदा हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स को, हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। राजदीप कलराज जी के 98 का जिक्र कर रहे हैं, मैं 95 का बताता हूँ, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, मायावती जी पर हमला हुआ था और लालजी टंडन उसके हीरो बने थे। 2 जून 1995 को कलराज जी जो है रात को मोतीलाल वोरा गवर्नर होते थे तो राजभवन में धरना देकर बैठ गए थे। ये 2 जून 1995 की बात है। लेकिन ये जो चलता रहता है, और अटल बिहारी वाजपेयी जब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं राजदीप, उसमें कल्याण सिंह के लिए राष्ट्रपति भवन के बाहर धरना देकर बैठ गए थे। जी जी, धरना देना भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। चलिए, ये तो गवर्नर की बात हो गई। मैं, आप लोग हमेशा मुझे सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं, आज मैं भी आप लोगों को एक खबर देता हूँ। अरे वाह, हाईली प्लेस्ड सूत्रों के हवाले से। राजदीप जी तैयार है? हाँ बिल्कुल। मेरी एक बड़े नेता से बात हुई, मतलब काफी बड़े नेता से। अच्छा। तो गणित ये थी उनके हिसाब से कि 30 विधायक सचिन पायलट लेकर आएंगे, 10-12 विधायकों को अलग से बीजेपी मैनेज करेगी।
और उसके बाद टॉपलिंग का ये खेल होगा। और सचिन जब आला कमान के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं इस सब के पहले, तो वो बार बार ये कहते हैं कि मुझे प्रॉमिस किया गया था कि मैं सीएम बनाया जाऊंगा। तो उनसे ये पूछा जाता है कि भाई आपको किसने प्रॉमिस किया था, नेम इट। क्योंकि ये बात बार बार आ रही थी कि साहब वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुई, प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुई। कोई कह रहा है 3 साल का फौज था, कोई कह रहा है 1.5 साल का था, कोई कह रहा है 2 साल का था। और फायर फाइटिंग का मोड कांग्रेस आला कमान ने बहुत देर में ऑन किया, क्योंकि अभी कोई ऐसी मैकेनिज्म बची ही नहीं है जहां पर राज्य के जो असंतुष्ट गुट हैं वो जाएं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, उनको सुना जाए, हस्तक्षेप किया जाए। ये ऐसी मैकेनिज्म पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। रीजनल छत्रप हैं, भूपेश बघेल अपनी तरह से छत्तीसगढ़ चला रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह चला रहे हैं, कोई सिद्धू कोई कुछ, वहां टीएस सिंहदेव नाराज चल रहे हैं, वहां सिद्धू नाराज होके चले गए। आप नाराज हो रहो जाओ, लेकिन सुनवाई नहीं है ऊपर। बिल्कुल। और यही नहीं यही पॉइंट जो आपने शुरुआत की ना, आपने पूछा कि गहलोत ने रिस्क क्यों लिया। गहलोत ने एक तरह से रिस्क लिया है क्योंकि वो जान के, देखिए अब राहुल गांधी एक तरह से सक्रिय नहीं है, वो अध्यक्ष भी नहीं है, उनका गुट एक तरह से जो है कमजोर हो गया है, ऐसा लगता है। उन्होंने एक केसी वेणुगोपाल को अकोमोडेट कर दिया राज्यसभा के चुनाव जब राजस्थान से हुए, लेकिन ज्यादातर एक माहौल बन गया है कि राहुल गांधी गुट जो है वो कमजोर हो गया और पुराने नेता जो सोनिया गांधी के करीबी माने जाते थे वो ज्यादा सक्रिय है। अशोक गहलोत एक ऐसे व्यक्ति है जिनके सबके साथ बनती है, वो राहुल के साथ भी थे और तो उन्होंने लगा ये मौका है, मुझे एक वैक्यूम है, जिससे आपने कहा जैसे कोई नेता ही नहीं है जो कंट्रोल कर सके, चलो ये मौके पर चौका लगाते हैं और एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा कि सचिन पायलट को जाना ही है, दोनों राजस्थान में नहीं रह सकते। लेकिन राजनीति क्या जोड़ेंगे में रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे के बेचारे तीनों जूनियर लोग हैं अशोक गहलोत से। तो अशोक गहलोत को वो क्या एडवाइस दे सकते हैं या क्या आदेश दे सकते हैं और किस तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट ये तीनों लोग कर सकते हैं। अजय माकन पूछा गया था सचिन पायलट के हिसाब से कि थोड़ा सा वो होगा, लेकिन ये तीनों लोग अशोक गहलोत के आगे कुछ बोल ही नहीं सकते। तो वो तीनों लोग केवल आराम कर रहे हैं वहां पर होटल में या जो भी जगह। अभी आप लोग ये सब कह रहे हैं, मुझे आज की अखबारी रफ्तें याद आ गई जिसमें कांग्रेस की एक राज्यसभा के सांसदों की चर्चा हो रही है, जिसमें कपिल सिब्बल और राजीव सातव की भिड़ंत हो गई कि इंट्रोस्पेक्शन करिए। तो उन्होंने कहा और ठीक कहा कि इंट्रोस्पेक्शन पहले आप लोग करिए। आप लोगों ने यूपीए 2 में जो किया उससे हम आगे 50 के नीचे 44 पे। नहीं, ना केवल कपिल सिब्बल और राजीव सातव जो महाराष्ट्र से आते हैं, युवा नेता है, राहुल गांधी के करीबी, उनके बीच नहीं हुई झड़प। ये चिदम्बरम जी और दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल, क्योंकि चिदम्बरम ने कहा कि संगठन कमजोर हो गया है, तो तुरंत उनको जवाब मिला आपने क्या किया। देखिए कांग्रेस जो है ना, एक बगैर लीडरलेस इस समय है। वो एक कोई नाव पर जा रहा है लेकिन, या बोट पर जा रहा है लेकिन कोई कप्तान नहीं है। अब यही तो ऐसी पार्टी, आप बोल रहे हैं, मुझे 2014 का वो एड कैंपेन नरेंद्र मोदी का याद आ रहा है कि एक कप्तान टॉस के लिए तैयार, वो जो आईपीएल में आता था एड बीजेपी का, और दूसरी तरफ तो कोई कप्तान ही नहीं है। और 6 साल बाद भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं बिल्कुल। और राहुल गांधी की जो राहुल गांधी की प्रॉब्लम है कि वो, हमने पहले भी कहा है, वो एक तरह से पार्टी के नंबर 1 नेता अभी भी है, लेकिन कोई पद नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यही तो जो है, आपको अगर पार्टी चलानी है तो पूरी तरह से 24 घंटे आपको कप्तान रहना पड़ेगा। देखिए आपको विराट कोहली की तरह मैं कप्तान तो ये कह रहे हैं कि हम बाहर से रह के अपना गाइडेंस देने को तैयार है। कैप्टन सुन तो लीजिए, एक जमाने में एक अध्यक्ष चुन ले, बाकी चुन ही नहीं पाए। उन्होंने अध्यक्ष ही छोड़ी तो सोनिया गांधी को कार्यवाहक बना दिया सबने। अरे मेरे दोस्त सौरभ, एक जमाने में डेविस कप टेनिस हुआ करता था, उसमें नॉन प्लेइंग कैप्टन हुआ करता था। नॉन प्लेइंग कैप्टन वो अपने जमाने में, अब प्लेइंग कैप्टन चाहिए, आपको खेलना पड़ेगा। आपको गहलोत और पायलट को एक रूम में बिठाकर उनको ये मामला आप आराम से सुलझा सकते थे, कम से कम 1 साल तक तो टाल सकते थे। राजदीप जी आप मानेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन राजदीप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि नॉन प्लेइंग कैप्टन और अध्यक्ष पद पर कौन है कौन नहीं है। पार्टी हो या संस्थान हो, राजदीप को बहुत अनुभव है कि पद पर होने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता कौन किसके ये सबसे ताकतवर है संस्थान में या पार्टी में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपने जो सौरभ जिक्र किया 30 MLAs का सचिन पायलट के साथ और 12-15, ये एक्सरसाइज बहुत लंबे समय से चल रही है और इसको बार बार इसलिए फ्लोट किया जाता है कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉर के तौर पर भी काम में आ सके।
ताकि जो अशोक गहलोत गुट से कुछ लोगों को निकाला जा सकता हो, संभावना है सचिन पायलट और वो लोग सरकार बना सके, उसको तोड़ने के काम में आता। अगर ये ऐसा होता तो ये सरकार इतने दिन नहीं चलती। और दूसरा, कलराज जी साहब को राजभवन में से 4-4 लेटर्स का इंतजार नहीं करना पड़ता विधानसभा सत्र बुलाने के। आमतौर पर होता है कि राजभवन तुरंत कहता है मुख्यमंत्री को कि आप अपना विश्वास मत हासिल करें। अशोक गहलोत के लिए एक पॉजिटिव बात इस पॉलिटिकल हिस्ट्री से यह है कि भंवरलाल शर्मा जो इस पूरे गेम के एक मेन कैरेक्टर है, उन्होंने कई बार सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे हैं। अशोक गहलोत को लगता है शायद इस बार भी यही चले। और ये भरतपुर के जो एमएलए हैं उनका भी नाम चल रहा है, विश्वेंद्र सिंह, कि वो भी पूरी तरह से वो एक तरह से पीछे से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं अभी भी कहता हूँ कि सचिन पायलट बीजेपी से चुनाव लड़े हैं, बीजेपी के लीडर ही रहे हैं विश्वेंद्र सिंह। बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट अभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस उनका, मैं हालांकि लोग अब ये माइनॉरिटी ओपिनियन बन गया है कि फर्स्ट प्रेफरेंस उनका था कि मैं ये कांग्रेस में बैठकर ही लड़ाई लड़ूं और मैं कांग्रेस में ही ये लड़ाई जीतूं। हाईकमांड मुझे एक तरफ कहे कि हाँ 2 साल बाद या अगले साल आप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है उनको भी उम्मीद नहीं थी कि हाईकमांड भी अपने हाथ खड़े करेगा, कहेगा सॉरी सचिन कि हम आपके साथ नहीं है। जहां सौरभ ने बात शुरू की थी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो अशोक गहलोत के लिए मुझे वाजपेयी जी का 2001 का दिसंबर का किस्सा याद आता है कि जब अडवाणी जी और वाजपेयी जी में बहुत तनातनी हो गई थी और खबरें ज्यादा चल रही थी, तो लग रहा था कि बहुत क्राइसिस हो जाएगा, संघ भी उसमें लगातार लगा हुआ था। तो वाजपेयी जी ने एक दिन फोन किया कमला जी को, और उस समय अडवाणी जी अपने पंडारा पार्क के घर से निकल रहे थे, तो कमला जी दौड़ती हुई आई कि वाजपेयी जी का फोन आया है, और उन्होंने कहा कि कल वो लंच पर आ रहे हैं हमारे यहाँ। और अडवाणी जी मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गए, और अगले दिन वाजपेयी जी घर पर लंच पर पहुंचे कमला जी के, और बातचीत की परिवार की, और ये सारी बात की, और वो सारा क्राइसिस जो है ना रिजॉल्व हो गया। ये वो अलग तरह के यही मैं कह रहा हूँ ना कि आप पहुंच जाइए सचिन पायलट के घर, है ना, एक पब्लिक मैसेजिंग भी और देखिए इसका एक और हित भी होता है। इसका हित ये भी होता है कि भले ही इसके बावजूद क्राइसिस ना टले, लेकिन मैसेज ये आता है कि साहब हमने बड़प्पन दिखाया था। सर लेकिन जमाना से भी सीख सकते हैं। उद्धव ठाकरे जिस तरह से अभी बैलेंस करे हुए हैं सब लोगों को, अपने सहयोगी दलों को, कांग्रेस को और एनसीपी जैसे, शरद पवार जो राजदीप के बहुत करीबी मित्र हैं हमारे कौन करीबी मित्र नहीं है बॉस, ये सब पुराने खिलाड़ी हैं, वो तो ग्रैंड मास्टर है। राजदीप जी आप भी अब पुराने खिलाड़ी हो गए हैं। अरे नहीं यार, चलिए समय की कमी है। विजय त्रिवेदी जी आप नेता नगरी में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी हम आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जनता के सवाल, व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। पहला सवाल मेरे व्हाट्सएप पर आया है जी, खास तौर पर आपके लिए। दीपांकर चौधरी ने यह सवाल पूछा है कि मैंने अखबार में राजदीप का आलेख पढ़ा नई भाजपा के ऊपर, उन्होंने सारे सवाल बीजेपी से उठाए। क्या वो इस दौर में शुचिता की उम्मीद सिर्फ बीजेपी से करते हैं? क्या वो वाजपेयी की एक वोट से सरकार गिरने को डिफेंड करते हैं? यहाँ तो वो कहते हैं कि राजनीति है, शरद पवार शिवसेना से हाथ मिलाएं तो राजनीति है, अमित शाह करें तो शुचिता की बात करने लगते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, ये सवाल। अरे इसी आर्टिकल में मैंने कहा ये भाजपा का एक तरह से कांग्रेसीकरण हुआ है, नए भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ है, क्योंकि ये कांग्रेस करती थी जिस तरह की राजनीति आज भाजपा राज्यों में करती है, यही आरोप तो कांग्रेस पर लगाया जा रहा था कि जिस तरह से संस्थाओं का आप दुरुपयोग करते हैं, राजभवन का दुरुपयोग करते हैं, पैसे का खेल होता है। देखिए कांग्रेस पर हम बहुत कुछ लिखे हैं और लिखेंगे भी, शायद एक दिन एक किताब कांग्रेस पर लिखेंगे। आज की तारीख में सरकार भाजपा की, और आप ये जानिए, आप भले ही जो भी कहे, सचिन पायलट बगावत नहीं करते अगर उनको नहीं मालूम होता कि भाजपा उनको साथ दे रही है। ये कोई बगावत जो कह रहे अंदरूनी है, लेकिन इसको एक तरह से प्रोत्साहित तो भाजपा कर रही है। मेरा ये कहना है कि उस जमाने की भाजपा जो हमेशा कहती थी वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, आदर्श को लेके हम चलेंगे, और आज के भाजपा में एक कांग्रेसीकरण आया है, इस पर मैं जोर दे रहा था। अब कांग्रेसीकरण शब्द यूज किया मैंने, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नम्रा पटेल का ये सवाल है कि अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में बोल देता हूं कि हजारों किसान देश में आत्महत्या करते हैं। एक मीडिया का बड़ा हिस्सा है जो किसान
खेती, इन सब के बारे में कंसर्न नहीं है। उनका इकलौता कंसर्न सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला है। क्या कहेंगे आप दोनों लोग, बताइए साहब। सर इन क्या नाम था इन व्यक्ति का? इनका नाम है नम्रा पटेल। नम्रा पटेल, मैं आपसे 100% मैं आपसे सहमत हूँ। हमने टीवी को पेज 3 से पेज 1 पर लाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी जो है उसे पूरी तरह से किनारे करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से 24 घंटे लगातार चल रहा है, एक ऐसे समय जब कोरोना है, जब चीन के साथ जो प्रॉब्लम है, जो असम और बिहार में बाढ़ है, कोरोना की स्थिति है, बहुत विकट, नौकरियों का सवाल है, रोजगार का सवाल है। प्रॉब्लम क्या है, और ये जानिए, ये डिजिटल और टीवी में एक फर्क है सौरभ भाई। टीवी 24 घंटों चलता है, लगातार चलता है, तो आपको कुछ तो उस बड़ा जानवर की तरह है टीवी, उस जानवर में कुछ तो को कुछ खाना देना है। और जानवर जो है सनसनी खबर के लिए बहुत बेताब होता है, जितनी सनसनी खबर मिले उतना खुश हो जाता है वो जानवर। तो 24 घंटे न्यूज चैनल का जानवर अलग किस्म का जानवर। आज आप देखिए हर अखबार में फ्रंट पेज पर कहीं सुशांत सिंह राजपूत की खबर नहीं है, बाकी खबरें बड़ी है, सैफुद्दीन सोज हो या एजुकेशन पॉलिसी हो, जो भी हो, राजस्थान हो, वो खबरें हैं। लेकिन टीवी की न्यूज स्विच ऑन करिए, सुशांत सिंह राजपूत, और इसमें भी बिहार वर्सेस मुंबई पुलिस, पॉलिटिकल एंगल भी अब आ गया है। तो स्टोरी है, लेकिन ऐसी स्टोरी नहीं है। मैं मानता हूं आपकी बात बिल्कुल, और मुझे भी दुख लगता है कि 24 घंटों के लिए यही एक हेडलाइन बनती है। नम्रा जी, आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया। अब राजदीप ने जो बात कही वो तो अपनी जगह है। दर्शकों की भी जिम्मेदारी है कि जब कोई मीडिया संस्थान एग्रीकल्चर पॉलिसी में बात करे, एजुकेशन पॉलिसी पर बात करे, तो आप आगे बढ़कर उसके साथ जुड़े। अगर आप भी दर्शक के तौर पर, पाठक के तौर पर, और आपसे मेरा तात्पर्य आपसे नहीं, पूरी जो भी जनता देख रही है, यदि आप हर वक्त सनसनीखेज चीजें खोजते रहेंगे तो आपको मीडिया वो परोसता रहेगा, और वो ये कमजोर सा तर्क देते रहेंगे कि साहब हम क्या करें, पब्लिक यही देख रही है। तो दोनों तरफ से सुधार की जरूरत है। मीडिया को तो हम लोग लगातार, खासतौर पर टीवी मीडिया के बारे में टिप्पणी करते ही रहते हैं कि जिस दिन देश की सबसे बड़ी खबर एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए थी, उस दिन क्या दिखाया जा रहा था टीवी पे। और इसीलिए जब आप अखबार देखते हैं, खासतौर पर अंग्रेजी के अखबार, तो आपको समझ में आ जाता है कि प्रायोरिटीज अभी कहां पर दुरुस्त है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से कहता भी हूँ कि अखबार पढ़ा करिए, अच्छे अखबार पढ़ा करिए। बिल्कुल, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, बहुत सारे अखबार हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, और उससे आपको थोड़ा सा शोर के बीच में जो सही सुर है वो पकड़ने में मदद मिलेगी। और आपको जान के खुशी होगी कि लल्लन टॉप पे जल्द ही पूरी तरह से किसानों को समर्पित एक साप्ताहिक कार्यक्रम, जैसे ये राजनीति को समर्पित है, वैसे किसानों को समर्पित कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। राजदीप जी, मैं आपको बताऊं, हम लोग ग्लोबल न्यूज पे खबर करते हैं, दुनियादारी के नाम से प्रोग्राम करते हैं। दुनियादारी के अभी 100 एपिसोड पूरे हुए। ये देश का सबसे सफल कार्यक्रम है। इसके हर एपिसोड की व्यूअरशिप 1 मिलियन से ज्यादा की है। अरे बाप रे, अभी तक मुझे लगा नेता नगरी आपका नंबर 1 था, अब आपने कोई नया कार्यक्रम कर दिया, हमको आप पिछाड़ दिया। लेकिन देखिए सौरभ, मैं ये कह रहा हूँ राजदीप जी कि जो हिंदी की जनता है वो इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज इतना देख रही है, वो साइंस के प्रोग्राम हमारे यहाँ देख रही है। दे आर क्रेविंग फॉर गुड कंटेंट। नहीं, और सौरभ, मुझे ये बात कहनी आज है कि ये बार बार कहा जाता है कि जनता ये देखना चाहती है। अरे जनता वो देखेगी जो आप दिखाएंगे ना। अगर आप अच्छी खबरें दिखाएंगे, आप सोच समझकर अच्छे प्रोग्राम करेंगे, जनता देखेगी। ये जो मन में है कि नहीं जनता सनसनीखेज देखना चाहती है, अरे कल तो इस देश में ये होगा कि जनता पोर्नोग्राफी देखना चाहती है, क्या हम पोर्नोग्राफी दिखाएंगे? ये बहुत ही डेंजरस, खतरनाक है ये जो नैरेटिव बना है कि जनता देखना चाहती है। जनता को आप बेवकूफ ना समझे। जनता को मुझे लगता है अगर आप जोड़ पाए अच्छे मुद्दों के साथ, जनता जरूर देखेगी। हाँ, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है जनता चाहती है कि एक अच्छे मुद्दों के साथ जुड़ जाए, और मैं समझता हूँ इसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। जी देखिए, तहम्मुल हुसैन का भी इसी से जुड़ा सवाल है कि एक दिन 2 महत्वपूर्ण अपडेट आते हैं, एक राफेल की लैंडिंग, दूसरा नई शिक्षा नीति का पारित होना। हर तरफ न्यूज में राफेल की चर्चा हुई, नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव आया, कैसे पारित किया जाएगा, इस पर विस्तार से शायद ही किसी ने बात की हो। लल्लन टॉप ने किया, इसके लिए बधाई। मैंने 45 मिनट कल बात की, 4 गेस्ट थे मेरे,
वो यही कह रहे हैं कि पूरा आधा घंटा कि आप लोगों के अलावा नहीं किया। आपको नहीं लगता कि इन्हीं वजहों से राफेल जैसे मुद्दे चुनाव में हावी रहते हैं और शिक्षा बड़ा मुद्दा नहीं बनता है? देखिए, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस तरह की का जो खास करके यंगर जनरेशन है, जो अखबारों से एक तरह से हट रहा है, आपके डिजिटल की तरफ आ रहा है, उनको आप क्या देखें? केवल इंस्टाग्राम दिखाएंगे, केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिठाएंगे, केवल कोई ट्विटर का कोई फीड दिखाएंगे? इससे आप एक नॉलेज सोसाइटी कैसे बनाएंगे? बार बार आप कहते हैं नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी एनवायरमेंट से, पर्यावरण से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर डिबेट जब तक नहीं हो। आज जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट हुआ है, जिस तरह से रास्तों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में लिया जा रहा है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। प्रदूषण पर डिबेट होनी चाहिए। किस तरह की क्लीन एनर्जी चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज, ये होना है सौरभ भाई। अगर नहीं होगा, इसी वजह से हमारी राजनीति इन बाकी जो भावनात्मक मुद्दों पर चलती है। मैं कल ही ये चीज देख रहा था कि सीईओ जो है एप्पल के, गूगल के, इनकी पेशी हुई वहां यूएस कांग्रेस की कमेटी के सामने, और यूएस में 1890 में पहली बार कानून बना था कि एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो जो देश बहुत भविष्य की चिंताओं के बारे में सोच के अपनी नीतियां बनाते हैं, वही तरक्की करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ। फुर्सत की सलाह। राजदीप जी, एक और वीकेंड, जुलाई का आखिरी वीकेंड, मतलब अगस्त ही शुरू हो जाएगा, बकरीद भी है, रक्षाबंधन भी है। अरे बहुत कुछ है। मेरे बहन ने राखी भेजी है, वो सिंगापुर में रहती है। लेकिन मैं शकुंतला देवी पिक्चर देखने वाला हूँ। विद्या बालन उसमें है, मैंने सुना है बहुत अच्छा उन्होंने किरदार किया। और मुझे शकुंतला देवी बहुत, मेरे स्कूल में आई थी कई सालों पहले, और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। मैथमेटिकल विजर्ड, गणित की नंबर 1 थी। तो उन पर जो पिक्चर बन रही है वो मैं देखूंगा। एर्तुगरुल में तो देख ही रहा हूँ, ये तुर्की जो सीरीज चल रही है, बिल्कुल मेरी सागरिका तो उसके बिल्कुल फिदा हो गई है, तो मैं भी उसके साथ बैठकर देखता हूँ। किताबें मनोहर पर्रिकर की किताब में खत्म करूंगा, जो बायोग्राफी उन पर लिखी गई है, उसे इस हफ्ते खत्म करनी है। तो काफी कुछ करना है और थोड़ा व्यायाम भी करना है। पेट थोड़ा, जो आपने जब से आपने कहा उस दिन, तब से मेरे पुराने दोस्त कह रहे हैं वाकई आपका पेट बढ़ गया है। तो मैं अब कसरत शुरू कर रहा हूँ, एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। बढ़िया। मैं आप लोगों को 3 किताबें रेकमेंड करूंगा। पहली किताब है उर्जित पटेल की ओवरड्राफ्ट। यू मस्ट रीड दिस बुक। ये आपको ये बताती है कि नीति के स्तर पर देश में क्या चिंताएं होनी चाहिए। दूसरी है अवनी जोशी की किताब, कई महीने पहले आई है, लेकिन अभी ये मैन बुकर में लॉन्ग लिस्ट में आई है, गर्ल इन व्हाइट कॉटन। इट्स अ नॉवेल, गुड नॉवेल। और तीसरी किताब है, आईपीएस है अजय लांबा, जोधपुर में तैनाती रही है और साथ में संजीव माथुर को राइटर है, गनिंग फॉर गॉडमैन। ये आसाराम के ऊपर किताब है, इसको भी पढ़ा जाना चाहिए। ये 3 किताबें। इसके अलावा मैंने पिछले वीकेंड एक सीरीज देखी थी, अनदेखी। तो अनदेखी में दिव्येंदु भट्टाचार्य का, हर्ष छाया का, सूर्या शर्मा का बहुत बढ़िया काम है। तो शुरू के कुछ एपिसोड्स बहुत प्रॉमिसिंग है और बाद में वो एक पेसी थ्रिलर हो जाती है। तो योर कॉल। और एक फिल्म है, हमारे दोस्त हैं कमाल के एक्टर विनय पाठक, तिलोत्तमा शोम और सीमा पावा की फिल्म है चिंटू का बर्थडे। ये राजदीप जी बहुत अच्छी कहानी है। इराक में एक परिवार फंसा है, सद्दाम को टॉपल कर दिया है अमेरिकी उसने, और वहां सर्च चल रही है। तो जो जितने वैलिड ढंग से गए थे भारतीय, वो तो वापस आ गए, पर कुछ इनवैलिड कागजों से जाते हैं। तो ऐसी एक फैमिली है और उनके बच्चे का बर्थडे है और बाहर सब मारधाड़ हो रही है। तो बहुत ही प्यारी, बहुत मार्मिक फिल्म है। अमेज़न या नेटफ्लिक्स पर है? अरे सर, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, आप भी ना बड़े बड़े टाइकून्स के उसमें फंस गए हैं। ये Z5 पर है। Z5। चलिए, मैं नहीं, क्यों मैं इसलिए कह रहा, विनय पाठक मेरे बगल में बैठे थे एक फ्लाइट पर और बड़ी चर्चा हुई उनके साथ। बहुत ही मजेदार व्यक्ति थे। अरे जॉली गुड फेलो। हाँ, बहुत पसंदीदा व्यक्ति, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ बैठकर बात करने। चलिए, नेता नगरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। संवाद लगातार चलता रहे। और एक बात, जो हमारी महिला दर्शक हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि मुझे पता है आप लोग नेता नगरी देखते हैं, इंक्लूडिंग राजदीप जी की मदर, बिल्कुल, लेकिन सवाल भी पूछें। सवालों के खांचे में ज्यादातर पुरुषों के सवाल आते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो महिला दर्शक हैं वो ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें, ताकि आपके सवालों को लिया जा सके इस प्रोग्राम में। नेता नगरी में आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया राजदीप जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। आप जानते हैं एक सर्वे हुआ है अमेरिका में जहां कहते हैं महिलाएं जो हैं वो आजकल पॉलिटिकल राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। बिल्कुल, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि वो खूब देख रही हैं। मेरी ये गुजारिश है, खूब सवाल भी पूछें। चलिए चलिए, आप हीरो बन जा रहे हैं। हीरो है लल्लन टॉप के। थैंक यू सो मच।